वेलकम क्लास 12। तो हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट का देखेंगे और इसमें रिकॉल कर ले कल हम लोगों ने क्या पिछले दिनों क्या देखा था। तो वो था लास्ट टॉपिक्स जो था वो एक्टिंग टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें टॉर्क की वैल्यू आई ए बी साइन थीटा हुआ करता था, जिसको वेक्टर फॉर्म में ए क्रॉस बी बना लिया गया था। ठीक है, तो ये आप रिकॉल कर लें, इसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। चलिए अब इस चीज़ का इस्तेमाल, एक्टिंग टॉर्क का इस्तेमाल हम लोग किस में करने जा रहे हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करने जा रहे हैं। MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करने जा रहे हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आप देख रहे होंगे कोई एक फिगर हमने ड्रॉ किया। हालांकि मैं चाहता तो ये फिगर जो है सो बना करके तब वीडियो स्टार्ट करता है, लेकिन फिगर ड्रॉ करते वक्त फिगर को समझाना भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब फिगर आपको भी ड्रॉ करना पड़ सकता है, तो बनाते वक्त समझते हुए बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट है जो कि किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? वो एक्टिंग टॉर्क इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल पर बेस्ड है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो है कनकेव शेप एन स्पूल। देखिए, ये आप देख रहे होंगे, इसका शेप ऐसा प्लेन हम एन पोल नहीं ले रहे हैं, ऐसा एस नहीं बोल रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे बता रहे हैं क्या कारण है कि ऐसा नहीं ले रहे हैं। तो ये आपका हो गया क्या? ये हो गया आपका कनकेव से बनाने का सबसे अच्छा तरीका है एक डॉटेड सर्कल बना लीजिए। एक पहले क्या कीजिए, डॉटेड सर्कल बना लीजिए। देख रहे हैं ना, सर्कल बना लीजिए। और डॉटेड सर्कल बनाने के बाद आप कुछ पोर्शन को ऐसे डार्क कर दीजिए। ठीक है, कुछ पोर्शन को इधर डार्क कर दीजिए और कुछ पोर्शन को ऐसे डार्क कर लीजिए। मैंने सर्कल का दो पार्ट, आप फ्रंट पार्ट ले लिए। अब इसको हटा दीजिए, है ना, इसको हटा दीजिए। करेक्ट। अब ये इसका हो जाएगा सेंटर। सेंटर पर अपने को लेना है एक एल्यूमिनियम फ्रेम। क्या लेना है? एल्यूमिनियम फ्रेम। ठीक, एल्यूमिनियम फ्रेम सर्कुलर शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है। यहां पर हम लोगों ने लिया है इसे किस शेप में? सर्कुलर शेप में। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा बनाया जा सकता था। सेंटर थोड़ा नीचे करिए और सर्कल को थोड़ा और बड़ा कीजिए। ठीक है, सर्कल को थोड़ा और बड़ा कीजिए। ठीक चलेगा, ये है ना, सर्कल को थोड़ा और बड़ा कीजिए। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसका, है ना। चलिए, अब इसमें इसके ऊपर कॉइल को क्या करते हैं? वाउंड अप करते हैं, मैंने लपेट देते हैं। तो कॉइल्स को वाउंड अप करते हैं, लपेट देते हैं। किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो लपेटने के बाद, है ना, इस टाइप का, इसका जो एक्चुअल में क्या है, कॉइल का ऊपरी पोर्शन हम लोग इसमें देख रहे हैं। हाँ, तो ये आपके रेक्टेंगुलर ये कॉइल्स दिख रहे हैं। ये क्या दिख रहे हैं? कॉइल्स। मैं समझा रहा हूं कि ये किया क्या गया है। ठीक है, ये किया क्या गया है ये मैं समझा रहा हूँ, है ना। ये कॉइल्स हैं, है ना। सिलिंड्रिकल आपका एल्युमिनियम फ्रेम है, इसके ऊपर ऐसे कॉइल लपेटा हुआ है और इस फेस को हम आपका दिखा रहे हैं, इस फेस को हम दिखा रहे हैं। तो इसके ऊपर जो वायर्स गए हैं ऊपर से, है ना, ऐसे जो वायर्स गए हैं वही इसको दिखाया जा रहा है। क्योंकि ऐसे में अगर वायर आप इसके ऊपर क्या करते हैं, लपेटते हैं, तो इसका फ्रंट पोर्शन, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसके ऊपर वायर्स इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और ये हो गया इसका सेंटर, पाइवट पॉइंट। और पाइवट पॉइंट जो है वो स्पाइरल
स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? स्पाइरल स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है ना। इसको एसपी कह रहे हैं। स्पाइरल मतलब इस टाइप का स्प्रिंग से, कि अगर ये रोटेट होगा तो स्प्रिंग टाइट होने लगेगा। जैसे ये घूमेगा अगर इसके अंदर, तो स्प्रिंग क्या होने लगेगा? वो टाइट होने लगेगा। ठीक है, तो टाइट होने लगेगा। अच्छा, इसको ज़्यादा फैलाते नहीं हैं, इसको किसी एक ही जगह पर रखा जाता है। ये कुछ कम कर लीजिए, है ना, ये जो लाइंस है कम एक ही जगह पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसको जब आप लपेटेंगे, है ना, तो एक ही इधर उधर लपेटेंगे तो सरक जाएगा, तो बीचों बीच सब लपेटते हैं। जैसे कोई थ्रेड लेकर के मान लीजिए इसको लपेट रहा है, तो जो सेंट्रल पोर्शन होगा उसी के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा कॉइल दिखेगा। तो इतना फैला करके दिखाने की जरूरत नहीं, और कम कर दीजिए, और कम कर दीजिए, इधर दो ऊपर से कम कर दीजिए, ऊपर से कम कर दीजिए। हाँ चलिए, है ना, चलिए ये हो गया, अब ठीक है ना। अब इस पर ये पाइवोट पॉइंट है पी, है ना, पाइवोट पॉइंट मैंने जिस जगह पर उसको क्लैंप करेंगे, ऐसा रहेगा ना, कहीं क्लैंप तो रहेगा, इसको रोटेट करने के लिए कहीं पर क्लैंपिंग तो करेंगे ना, तो ये क्लैंपिंग होगा, है ना। इतना बड़ा नहीं होगा, सिलेंडर थोड़ा छोटा होगा, लेकिन हमको समझाने के लिहाज से हम जो है सो इसको ऐसा आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आती है बारी कि ये रेडियल इस टाइप का कनकेव शेप क्यों लेते हैं। क्योंकि होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इस पर रेडियली अंदर, इस पर क्या होगा, रेडियल ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा 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 मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और इससे क्या होगा, इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, निकलेगा। एल्युमिनियम का फ्रेम है तो जाहिर सी बात है, ठीक है, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा। तो लिटरली क्या होगा, मैं यहाँ फिगर में तो नहीं बना रहा हूँ, देखिए ये जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये इस टाइप से, इस तरीके से इसको क्रॉस करेगा, ऐसे क्रॉस कर, सभी कन्वर्ज कर, एक जगह आके कन्वर्ज करके ऐसा करेगा। मतलब कि ये जो लूप है, इस लूप पर ये ऑलमोस्ट 90, थोड़ा सा घूमता भी है, कौन, ये कॉइल अगर कुछ टर्न भी लेता है, कॉइल अगर टर्न भी लेता है, तो जो एरिया वेक्टर है उस एरिया वेक्टर के साथ लूप मान लीजिए ये है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो, इसको कहते हैं, मैं कई दिन से बतला रहा हूँ, है ना, ये मैं कई दिन से बतला रहा हूँ। तो लूप का जो फेसिंग है, मान ये आपका कॉइल हो गया, तो कॉइल मान लीजिए ये हथेली हमारी, ऐसा कॉइल हो गया, तो ये जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होता है। तो एरिया वेक्टर के साथ ऑलवेज ये क्या रहे, 90 डिग्री बना रहे, कौन, बी का डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये फिगर में मैं रख नहीं रहा हूँ, ये फिगर से मैं हटा रहा हूँ, क्या कि इससे फिगर गंदा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करने से, कनकेव शेप देने से, अब सब मिला जुला के बात समझिए, कनकेव शेप देने से किसको, आपके मैग्नेटिक पोल्स को, एन पोल और एस पोल, जो कि हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्वर्ज करते हुए आएगा, ऐसा करके निकलेगा। तो जो लूप एरिया है उस जगह पर वो हमेशा से 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर बना रहेगा। ठीक है, अब इसमें लगा होता है ऊपर में एक स्केल, ठीक है, एक स्केल लगा होता है, ठीक, इसमें मार्किंग्स होते हैं, है ना, और यहाँ लगा होता है, इस फ्रेम में ही एक लगा होता है पॉइंटर, है ना, पॉइंटर लगा होता है जो इसके जीरो मार्क को रिप्रेजेंट, चलिए जीरो मार्क यहाँ से लीजिए, हाँ, जीरो मार्क को स्टार्टिंग में दिखा रहा होता है, जीरो मार्क को स्टार्टिंग में दिखा रहा होता है, ठीक, ओके। और जैसे इसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक, रुक जाइए एक सेकंड, ठीक है, ये पॉइंटर हो गया, ये पोल्स हो गए, है ना, पोल्स हो गए, और आपका ये यहाँ जो ये फील्ड है वो रेडियल फील्ड है ना, रेडियस के अलॉन्ग जाएगा, ठीक है ना, ओके।
तो रेडियल फील्ड हो गया। इसके बाद है ना, ये क्या है, पोल्स हैं जो कि मैग्नेट है, जो मैग्नेट है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखें बात को क्या होता है। जैसे इसके अंदर हम लोग करंट देंगे, पहले बात को समझ लिए फिर हम लोग लिखते हैं, है ना। अब जैसे इस कॉइल के थ्रू करंट देंगे, करंट देने के दो टर्मिनल नीचे बने होते हैं। इसकी जो एंड्स होता है, एक एंड ऑफ द वायर कहीं एक जगह एक टर्मिनल पर लगा होता है, ऐसा निकाल करके लाया गया। एक टर्मिनल यहाँ पर होता है और एक टर्मिनल इधर कहीं पर होगा, एक टर्मिनल इधर निकल करके आ गया नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, है ना। और इसमें हम क्या करेंगे, जैसे करंट दिया जाएगा तो इसके थ्रू करंट जाएगा, है ना, इसके थ्रू करंट जाएगा और हर एक लूप में करंट रहेगा। तो जैसे करंट रहेगा तो पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ा कि करंट कैरिंग लूप अगर यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उस पर क्या होगा, एक टॉर्क अप्लाई होगा और टॉर्क की वैल्यू ये होगी। ठीक है, उसी बात पर होगा। तो चलिए, व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, जब करंट को पास करेंगे तो करंट पास होने के बाद ये टर्न करेगा, उस समय इस पर एक्टिंग फोर्स की वैल्यू IAB साइन थीटा होगा। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। बात को पहले लिटरली समझ लीजिए। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसमें मान लीजिए n टर्न्स है, चूँकि एक टर्न तो है नहीं तो इसमें एक्टिंग टॉर्क की वैल्यू NIAB होगा। ठीक, NIAB होगा। अब ये जब टर्न होगा तो जैसे जैसे टर्न होगा वैसे वैसे ये पॉइंटर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो स्प्रिंग क्या होगा, वो उसमें क्या बोल सकते हैं उसको, टाइटनेस आने लगेगा। तो किसी स्प्रिंग को जब आप टाइट करना चालू करते हैं तो इनिशियल स्टेज में स्प्रिंग क्या होता है, इजीली टाइट होता है, लेकिन जितना ज़्यादा उसको कंप्रेस करते जाएंगे ग्रेजुअली धीरे धीरे वो कम होने लगता है। एक लेवल तक ही हम एक स्प्रिंग को क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। तो किस लेवल तक आप उस स्प्रिंग को टाइट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा टॉर्क आप उस पर अप्लाई करते हैं। तो जितना बड़ा टॉर्क आप उस पर अप्लाई करेंगे उतना ही क्या कर सकते हैं, उस स्प्रिंग को ऐसे करके टाइट कर सकते हैं। अगर कम मैग्नीट्यूड का टॉर्क अप्लाई करते हैं तो वो कम ट्विस्ट आएगा। अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का करते हैं तो ज़्यादा ट्विस्ट तक उसको क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग को हम टाइट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है कि अप्लाइड टॉर्क कितना करते हैं, और अप्लाइड टॉर्क की जो डिपेंडेंसी है वो किस बात पर है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, क्या एरिया है, क्या मैग्नेटिक फील्ड है, और इनके अलावा जो मेन पॉइंट है वो है करंट, ठीक है। तो ये तो n की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द लूप और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये तो कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है कि आपने कैसा कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, लेकिन करंट की वैल्यू तो इस बात पर डिपेंड करेगी कि किस मैग्नीट्यूड का करंट उसको आप क्या कर रहे हैं, उसमें दे रहे हैं। तो करंट अगर बढ़ाते जाएंगे तो इसमें एक्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी और उतना ही ज़्यादा ट्विस्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो जब ज़्यादा ट्विस्ट ये देखने को इसमें मिलेगा, इसका मतलब ये पॉइंटर ज़्यादा दूर तक क्या होगा, घूमेगा और ज़्यादा रीडिंग देगा। ज़्यादा रीडिंग मतलब ज़्यादा करंट, कम रीडिंग मतलब कम करंट, लेस करंट लेस रीडिंग, मोर करंट मोर रीडिंग। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के मदद से हम करंट को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा एक सेकेंड, ये इस फिगर में देखिए, वो बुक का थोड़ा नकल करते वक्त में मैं गलती कर दिया। ठीक, चलिए ये देखिए, एक्चुअल में ये पॉइंटर गैल्वेनोमीटर का जो जीरो मार्क होता है वो सेंटर में होता है स्केल के। ये इस तरफ भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, इस तरफ भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट का डायरेक्शन आपका क्या है ना, उस तरीके से। थोड़ा सा बुक का देखते देखते हम भी मिस्टेक करके, पॉइंट इसका जीरो मार्क बीच में होता है गैल्वेनोमीटर का। तो अगर डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन में, जैसे कि आपने करंट दिया कि किसी एक डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट होना चालू होगा और ये जितना बड़ा टॉर्क होगा उतना ज़्यादा इसमें ट्विस्ट आएगा, जितना कम करंट होगा उतना कम ट्विस्ट आएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देंगे, ये डायरेक्शन इसका इधर क्या होगा, दूसरे डायरेक्शन में मूव करेगा। वो बतलाएगा अभी कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट अब है वो प्रीवियस डायरेक्शन ऑफ करंट से अपोजिट हो गया। ठीक है, देन व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर को
कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा हम इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं। हाँ, तो गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस, गैल्वेनोमीटर is a device by which we can measure the magnitude as well as direction of flow ऑफ द करंट। दोनों चीज हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये तो हो गया इसकी बात। अब ये भी बात कर लें, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल फैक्ट दैट ए टॉर्क एक्ट्स on a current carrying loop when kept inside a magnetic field। ठीक है, ये बात हो गई। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें, it consists concave shaped and as poles to provide radial magnetic field, okay, radial magnetic field which helps to keep acting torque constant ऑलमोस्ट। बात को एक शब्द जोड़ देते हैं, ऑलमोस्ट, है ना। एक्टिंग टॉर्क कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्विस्ट एज, एक बात इसमें और जो है, एज एरिया वेक्टर्स रिमेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको हमको लिखने के पीछे का जो कारण है, जो ये मैं लिख रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि किसी डेरिवेशन में आपको डालना है। डेरिवेशन में तो मैं बता दूंगा, जब जैसे ख़त्म करते हैं मैं बता दूंगा कितनी सी पॉइंट है। ये लाइन इसको बताने के, लिखने का या नोट करवाने के पीछे का मेरा मकसद ये है कि इसमें से छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि वाई द मैग्नेटिक फील्ड इज केप्ट रेडियल इनसाइड ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या कनकेव शेप क्यों देते हैं, तो उसका रीज़न ये होगा कि ये परपेंडिकुलर टू बी रहेगा ऑलवेज, है ना, ऑलवेज। तो ऐसे में क्या होगा कि वो साइन थीटा साइन 91 होगा, तो टॉर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टॉर्क जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने इसको इतना लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, कि क्यों इस पर एल्युमिनियम फ्रेम लेते हैं, वुडन फ्रेम क्यों लेते हैं। मल्टीपल कॉइल्स लिखें, है ना, मल्टीपल turn of coils is wounded upon aluminium frame। अब यहाँ एल्युमिनियम फ्रेम टू स्टॉप फॉर डैम्पिंग इफेक्ट, एक लाइन पे लिखिए तो, फॉर डैम्पिंग इफेक्ट। ये डैम्पिंग इफेक्ट क्या है, एल्युमिनियम का फ्रेम क्यों ले लिया गया, तो इस बात को समझिए कि अगर आप एल्युमिनियम फ्रेम नहीं लेते हैं
और कोई मेटालिक फ्रेम नहीं लेते हैं, एल्युमिनियम चूँकि हल्का होता है, मेन मुद्दा है मेटालिक फ्रेम नहीं लेते हैं। तो जैसे ये टर्न ऐसे घूमेगा तो ये स्प्रिंग के साथ जुड़ा होता है। तो स्प्रिंग में क्या होगा कि स्प्रिंग में ठीक कुछ बात किस तरह समझिए, किसी कोई वर्टिकल ही पहले समझ लीजिए, ये बात आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए मान लीजिए अचानक से इसको वेट दे दीजिएगा, अचानक से वेट दीजिएगा तो ये क्या होगा, स्ट्रेच होकर के स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होकर के और यहाँ तक अचानक से गिरेगा और ये ऑसिलेट करना चालू कर देगा। क्यों? हालांकि इसको स्ट्रेच होना है यहाँ तक, यानी कुछ देर तक छोड़ दीजिएगा तो ये आकर के यहाँ पर इतना लंबा खिंचर करके, है ना, इतना लंबा खींच करके यहाँ आकर के रुकेगा। लेकिन इनिशियल स्टेट में ये क्या होगा, नीचे की तरफ भागेगा और फिर ऐसे ऐसे कुछ देर तक ऑसिलेट करते रहेगा। कहाँ पर आकर रुकेगा इसको समझने के लिए बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक ऐसी ही पोजीशन यहाँ होता है जब ये टर्न करता है, जब ये टर्न करता है तो जिस समय ये टर्न करता है तो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ आता है, तो एक्चुअल में मीन पोजीशन में आकर के नहीं रुक पाता है। मैंने जहाँ तक उसको स्ट्रेच होना चाहिए था या कंप्रेस होना चाहिए था स्प्रिंग को, उतने तक नहीं रुकता है, बल्कि उसके आगे तक चला जाएगा। और ये होगा क्या, ये पॉइंटर आपको मीन पोजीशन में ऐसे ऐसे घूमना चालू करेगा, ऐसे ऐसे घूमना चालू करेगा। सॉरी, तो टाइम लग जाएगा उसको, बैठ करके खड़े होकर देखना पड़ेगा कि भैया ये कब रुकेगा, कब हमको बताएगा कि किस पॉइंट पर आकर के ये रुका, तो ये टाइम लग जाएगा। जब मेटालिक फ्रेम इसके अंदर हम डाल देते हैं, है ना, जब मेटालिक फ्रेम इसके अंदर डाल देते हैं तो मेटालिक फ्रेम में मैं यही समझा दूँ, हालांकि बाद में भी हम लोग देखेंगे, एक ईडी करंट प्रोड्यूस होता है जो इसके स्पीड को क्या कर देता है, स्पीड को क्या कर देता है, डैम्प कर देता है, तुरंत रोक देता है। तो मेटालिक फ्रेम के ऊपर ही डाला जाता है, चूँकि वायर्स हमारा इंसुलेटर होता है इसलिए मेटल के अंदर करंट नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसको डैम्पिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको डैम्पिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मेटालिक फ्रेम्स को। अब मेटल में ज़्यादा हैवी मेटल डालेंगे तो भी ठीक नहीं है स्प्रिंग के लिए, तो एल्युमिनियम थोड़ा हल्का होता है ना, इस वजह से क्या करते हैं, एल्युमिनियम फ्रेम लेते हैं। इसको ये जो लिया जाता है यूजुअली एल्यूमिनियम लिया जाता है ना, एल्यूमिनियम लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन में। अब क्या है, मल्टीपल ट्रांसफर बॉन्डेड, the frame is connected to spiral spring, spiral spring at the top and bottom। ऐसा नहीं है कि टॉप में ही स्प्रिंग लगा हुआ है, हम तो ये इसका सामने का पोर्शन ये देख रहे हैं ना, पीछे भी, ऊपर, दोनों साइड में, मतलब ये स्प्रिंग पर ही सस्पेंडेड। ये घूमेगा तो इसमें एक स्पाइरल स्प्रिंग इस साइड में, एक स्पाइरल स्प्रिंग इस साइड में, डबल स्प्रिंग होगा। नीचे इस साइड के नीचे फिक्स कर देंगे, अगर एक साइड फिक्स कर देंगे तो स्प्रिंग भी लगा देंगे तो घूमेगा थोड़ी, तो दोनों साइड स्प्रिंग लगे रहता है, ठीक है, ओके। अब when current is passed through it, when current is passed through it, जब इससे करंट पास करेंगे, ठीक है। देखिए ये डेरिवेशन के रूप में सीबीएसई बोर्ड वगैरह में आएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी उम्मीद लगभग ज़ीरो है ना। हो सकता है एमपी बोर्ड में आ जाएगा तो आ भी जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा, सीबीएसई में नहीं आएगा। लेकिन इसके हर स्टेप की जानकारी समझ होनी चाहिए, इससे चूँकि 1 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 1 लाइन ऑब्जेक्टिव वगैरह टाइप के। चलिए, तो व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, ए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ इक्वल टू IAB, ले लीजिए, NIAB acts on it, n को ले लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स लिख लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है जी, acts on it, since the frame
is connected to the spiral springs, so the twist in the spring generates restoring टॉर्क। देखिए अब यहाँ पर एक बात है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क की बात आ गई। आपने मान लीजिए कि इसमें एक स्प्रिंग इधर लगा है, एक स्प्रिंग इधर लगा है ना, एक स्प्रिंग इधर लगा है, एक स्प्रिंग इधर लगा है, ऐसा करके, है ना, या इधर लगा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक अरेंजमेंट की बात हम, एक स्प्रिंग इधर लगा हुआ है, एक स्प्रिंग इधर लगा। तो अगर ऐसे इसको घुमाएंगे तो ये दबेगा और ये भी दबेगा, ये भी दबेगा, करेक्ट है ना, ये भी दबेगा। या इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये भी स्ट्रेच होगा और ये भी स्ट्रेच होगा। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण ये डिफ्लेक्ट करेंगे, है ना, हम जो फोर्स लगाएंगे इसके कारण डिफ्लेक्ट करेंगे। तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप करेगा। और स्प्रिंग में स्ट्रेच या कंप्रेस जो हो रहा है उसके कारण रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। स्प्रिंग इधर खींचना चाहेगा और ये स्प्रिंग इधर खींचना चाहेगा, यानी हमारे द्वारा जनरेट किए गए टॉर्क के अगेंस्ट में एक रीस्टोरिंग टॉर्क भी डेवलप करना चालू कर देगा, करेक्ट है ना। तो इस अप्लाइड टॉर्क के वजह से स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा। तो इन अगेंस्ट टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ए रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्स इन द स्प्रिंग। और अगर हमारा फोर्स जितना लगाते रहेंगे, जितना बड़ा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम डेवलप करेंगे, उतना ज़्यादा धीरे धीरे इसमें क्या होगा कि रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ता जाएगा। और जब आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का लिमिट, आपकी एक लिमिट है कि आप इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क भी क्या होगा, डेवलप करेगा। क्योंकि स्प्रिंग यूजुअली आपके द्वारा या करंट के द्वारा डेवलप किए गए क्या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तो आपको जितना मर्जी हो लगाइए, है ना, वो अपना डेवलप करता जाएगा। और जब आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अपने लिमिट तक पहुंच जाएगा कि भाई इतना तक हम इसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो स्प्रिंग में उतना ही क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप कर जाएगा। ठीक है जी, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप कर जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में, है ना, अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि वो रुक जाएगा, वहाँ आकर के रुक जाएगा। माने रुक जाएगा नहीं जाएगा उस पर जैसा समझाते हैं। उस जगह पर आपका अप्लाइड टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो एक्टिंग नेट टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी वो बॉडी फ्री फ्रॉम टॉर्क हो जाएगा। तो जब फ्री फ्रॉम टॉर्क हो जाएगा तो उस जगह पर वो ऑसिलेट करना चालू कर देता अगर हम एल्यूमिनियम फ्रेम नहीं लगाए होते डैम्पिंग के लिए। तो डैम्पिंग के लिए हम एल्यूमिनियम फ्रेम लगा दिए, उसके क्या करता है, तुरंत उसको डैम्प कर देता है, तो वो रुक जाता है। लेकिन वो जब रुकेगा तो किसी एक खास जगह पर रुकेगा, मतलब ये उसका यहाँ पर एक एंगुलर ट्विस्ट आएगा, है ना, एक एंगुलर ट्विस्ट आएगा, करेक्ट। चलिए, द स्पाइरल स्प्रिंग सो द ट्विस्ट इन द स्प्रिंग जनरेट्स रिस्टोरिंग टॉर्क, और ये टॉर्क टाउ जो होगा वो K5 होगा, जहाँ K इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड phi इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। phi क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के स्टेट में अब क्या होगा, अब जरा सा मैं इधर से मिटा लूँ, अगर अभी तक जो लोग नोट नहीं किए हैं उसको इधर नोट कर लेंगे, है ना।
देखिए एक लाइन तो हमको हटाना पड़ेगा। तो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किसको कह रहे हैं? जब अप्लाइड टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाए, यानी एक्टिंग नेट टॉर्क 0 हो जाए, है ना। इन इक्विलिब्रियम स्टेट टाउ डिफ्लेक्टिंग रिस्टोरिंग इज इक्वल टू टाउ डिफ्लेक्टिंग। टाउ रिस्टोरिंग कितना? के फाई। टाउ डिफ्लेक्टिंग कितना? NIAB। ठीक है। तो I की वैल्यू के फाई अपॉन NAB होगा। तो बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ ट्विस्ट, स्प्रिंग कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या होगा? एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? करंट को मेजर कर सकते हैं। चलिए, तो K अपॉन NAB इज रिगार्डेड एज फिगर ऑफ मेरिट। इट डिपेंड्स ऑन galvanometer constructed galvanometer, चूंकि K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, A क्या है? एरिया ऑफ लूप है, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब क्या? किस स्ट्रेंथ के पोल्स को आपने डाला, कैसा स्प्रिंग डाला, उससे डिसाइड होगा कि कितना बड़ा है वो कॉइल, उससे उसका एरिया डिसाइड होगा, और ये पोल्स का स्ट्रेंथ कैसा है, ये है ना। तो ये कंप्लीटली उस गैल्वेनोमीटर की क्या होती है? मेरिट होती है। इसको हम लोग इसको रिगार्ड करते हैं फिगर ऑफ मेरिट से। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट से इसको डिसाइड करते हैं। अब जरा सा बात मिला जुला करके गैल्वेनोमीटर की बात तो हो चुकी है। अब ये फाई मेज़र होगा, उसके हिसाब से इसमें हम लोग मार्किंग कर देते हैं कि इतना एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा तो इतना करंट होगा, इतना एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा तो इतना करंट होगा। इतना मेजर्ड करंट को हम लोग पास करके एंगल ऑफ ट्विस्ट के हिसाब से करंट को हम लोग वहाँ मार्क कर सकते हैं। इस तरीके से गैल्वेनोमीटर को बनाया। मेजर्ड करंट, कितना करंट पास कर रहे हैं उसी के हिसाब से इतना करंट कर रहे हैं तो इतना ट्विस्ट आ रहा है, तो इतने ट्विस्ट को मार्किंग कर दिया जाता है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, उसको छोड़ दीजिए, उतना डीप में नहीं ले जाइए। ठीक है, चलिए अब इसमें बात होती है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है कि इसको लेते हैं S से, और ये होता है फाई अपॉन आई, फाई अपॉन आई। तो फाई अपॉन आई अगर यहाँ से लेने के समझेंगे तो ये हो जाएगा आपका NAB अपॉन K। दैट इज व्हाट? एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट करंट। कम करंट में जिसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा उसकी सेंसिटिविटी उतना ज़्यादा होगा, वो छोटे से छोटे करंट को मेजर कर पाएगा। और सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, आप थोड़ा सा मैंने किसको ज़्यादा सेंसिटिव बोलेंगे? थोड़ा सा करंट पास किए, नहीं कि डिफ्लेक्शन दिखा। अगर ऐसा कोई डिवाइस हो, ऐसा कोई गैल्वेनोमीटर हो कि थोड़ा करंट जाने पर उसको कुछ डिफ्लेक्शन ही नहीं देखने को मिले, है ना, तब तो उसको मोर सेंसिटिव नहीं कहेंगे। और ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें थोड़ा भी करंट अगर पास करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, तो हाई सेंसिटिव होगा। तो इसको फाई अपॉन आई से एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट
करंट से हम लोग डिसाइड करते हैं, और ये डिसाइड हो जाता है जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स इसमें डालेंगे उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा, करेक्ट। जितना एरिया, जितना बड़ा बड़ा लूप लिया जाएगा, जितना बड़ा बड़ा लूप लिया जाएगा माने वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपने डालेंगे बी, वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के का मतलब ये हो जाएगा, स्प्रिंग जितना मुलायम होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही कम होगा, और जितना कम उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, है ना, उतना इजीली उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, इजी डिफ्लेक्शन को मिलेगा। तो इसको सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर से हम लोग जानते हैं। इससे हम लोग वोल्ट मीटर भी बना लेते हैं, लेकिन अब वोल्ट मीटर जब बनाएंगे तब की बात हम करेंगे, ओके। वोल्ट मीटर जब बनाएंगे तब की बात करेंगे। अब इसी से रिलेटेड टॉपिक्स है गैल्वेनोमीटर से, वो है अमीटर, है ना। तो वीडियो को पॉज करके हम अमीटर को समझाएंगे कि वो है क्या चीज़, और बाकी बात इसको हम उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। इसकी एक समरी मैं बता देता हूँ। व्हाट इज़ ए गैल्वेनोमीटर? Galvanometer is device which can measure magnitude as well as direction of current. It is based on the principle of deflection of current carrying coil inside magnetic field. तीसरा इसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर वायर वाउंडेड होता है, और फ्रेम स्प्रिंग से सस्पेंडेड होता है, पाइवोटेड होता है। और जैसे ही इसमें करंट को हम लोग पास करते हैं, वैसे ही क्या होता है, इसमें एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करता है, और स्प्रिंग में रिस्टोरिंग टॉर्क काम करने लगता है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा उतना बड़ा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, जितना कम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा उतना कम क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। तो स्प्रिंग में ट्विस्ट के कारण उसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, और जब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और ऐसे सिचुएशन में वो पॉइंटर वहाँ जा कर के रुक जाएगा, और जहाँ रुकेगा उसका एंगल ऑफ ट्विस्ट से हम मेज़र करके बता पाएंगे कि कितना करंट उसके अंदर पास आउट हो रहा है, ठीक है। ये इसकी मोटा मोटी समरी थी। चलिए, तो अब हम इसको ज़रा सा हटा देते हैं और इस पर आते हैं हम इसके बाद एमीटर पर। चलिए, तो अमीटर क्या है? इट is a current measuring device बनाया कैसे जाता है? A low resistance wire is connected in parallel to the coil of galvanometer known as shunt। एक लो रेजिस्टेंस वायर को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करके, मतलब अगर हम अमीटर बनाना चाह रहे हैं, ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक, इसके गैल्वेनोमीटर का कॉइल है, और इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस वायर को हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया, तो ये बन गया अमीटर, ठीक। क्या होगा, जो मेन करंट होगा वो दो रास्ते से पास आउट हो जाएगा, एक शंट के थ्रू और एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू। ऐसा कर क्यों रहे? तो चक्कर क्या है कि जब ये आप मान लीजिए शंट नहीं लगाए, प्योर ये गैल्वेनोमीटर है, तो जो भी करंट आप इसके अंदर पास करेंगे पूरे का पूरा गैल्वेनोमीटर के कॉइल के थ्रू जाएगा, पूरा का पूरा करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर कॉइल के थ्रू। तो दिक्कत ये होता है कि मान लीजिए हाई मैग्नीट्यूड का करंट उसके थ्रू अगर पास हो गया, चूँकि करंट कितना है, इनपुट करंट कितना है, ये मेज़र करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे तो गैल्वेनोमीटर ही यूज़ करेंगे।
उससे पहले तो बता नहीं सकते हैं कितना करंट है। तो करंट मेजरिंग डिवाइस तो गैल्वेनोमीटर है, तो पहले से तो बता नहीं सकते कि कितना करंट उससे पास हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में वो जो हाई मैग्नीट्यूड करंट पास होगा वो गैल्वेनोमीटर कॉइल को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। कॉइल गैल्वेनोमीटर इज नोन एज शंट, विच एक लाइन जोड़ते हैं, विच protects the coil from any possible डैमेज से क्या होता है, बचा लेगा, है ना, किसी भी पॉसिबल डैमेज से उसको बचा लेगा, ठीक है। तो डैमेज कर सकता है। उसके अलावा एक बात और है, वो ये कि आपका शंट का रेजिस्टेंस कम है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू कम करंट जाएगा और शंट के थ्रू यानी ऊपर वाले सर्किट के थ्रू ज़्यादा करंट जाएगा। ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, तो IR तो सेम वोल्टेज पर जब आप रखते हैं और लो रेजिस्टेंस होगा तो हाई करंट और हाई रेजिस्टेंस होगा तो लो करंट। तो चूंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो इसके थ्रू कम करंट पास होगा, शंट के थ्रू ज़्यादा करंट पास होगा। इसका मतलब ये हो गया कि शंट के थ्रू ज़्यादा करंट तो कम करंट पास होगा, कम डिफ्लेक्शन होगा। तो जो गैल्वेनोमीटर पहले 1 एम्पियर या 2 एम्पियर तक आपका मेज़र कर सकता था, अब उसमें मान लीजिए कि उसका 1/10 करंट का 1/10 पार्ट अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू जा रहा होगा, तो अब जो 1 एम्पियर में डिफ्लेक्शन हो रहा था वो 10 एम्पियर में होगा। तो जहां पहले इसकी कैपेसिटी 1 एम्पियर को मेजर करने की थी, अब क्या हो सकती है, वही स्केल उसको 10 एम्पियर मेजर करके बतला सकता है। वही स्केल अब 10 एम्पियर तक बतलाएगा। काहे कि जैसे कि उसके ऊपर 10 पार्ट दे करके और 10 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक पहले 1 एम्पियर था स्केल का, तो ये 0.1 एम्पियर, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1, ठीक है। लेकिन अब यही स्केल, अब देखिए यही स्केल अब ये 10 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। 10 एम्पियर पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, 10 एम्पियर पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेगा। इसका मतलब कि 1 पार्ट इसका 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 9 एम्पियर, 10 एम्पियर। अब वही दूसरा हो गया, यानी कि रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर भी बढ़ जाएगा। मतलब ये जो लो रेजिस्टेंस शंट है, इसके जोड़ने से विच प्रोटेक्ट्स द कॉइल फ्रॉम पॉसिबल डैमेज, ये तो है ही, एज वेल एज द शंट increases the measuring range of गैल्वेनोमीटर का मेजरिंग रेंज क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है जी, गैल्वेनोमीटर का मेजरिंग रेंज बढ़ा देगा। चुप, ओके। तो अब जरा सा एक बात देखा जाए, क्या वोल्टेज अक्रॉस शंट एंड वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर दोनों सेम होगा, यानी IS इंटू एस की वैल्यू IG इंटू जी के बराबर होगा। ये तो तय है ना, ये तो तय है, ये तो लगभग तय हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास टोटल करंट है कितना, I, जो कि कितना है IS प्लस IG होगा। चूंकि I
क्या हो रहा है, स्प्लिट अप होकर के IS प्लस IG बन रहा है। तो शंट की करंट को अगर यहां से रिप्लेस कर दें, शंट के करंट को यहां से क्या कर दें हम लोग, रिप्लेस कर दें, तो शंट के इसको यहां से रिप्लेस करेंगे तो IG G अपॉन S, IG G अपॉन S प्लस कितना IG, ठीक है। जरा सा बढ़ाइए इसको, IG कॉमन करिए, IG कॉमन कर लीजिए और क्या हो जाएगा ये G प्लस S अपॉन S। तो गैल्वेनोमीटर करंट इधर से इसको ले आइए, I इंटू IS अपॉन G प्लस S। ये एक एक्सप्रेशन बनता है, ये एक एक्सप्रेशन बनता है कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, S अपॉन S प्लस G प्लस S। चूंकि S काफ़ी छोटा होता है, S काफ़ी छोटा होता है G कंपेयर में, तो S काफ़ी छोटा होता है G के कंपेरिजन में, तो S अपॉन S प्लस G ये काफ़ी छोटा होगा 1 से, तो IG जो होगा वो काफ़ी छोटा होगा IC, मतलब बहुत छोटा पार्ट ऑफ करंट क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगा, जो उसके रेंज को भी बढ़ाएगा और उसको पॉसिबल डैमेज से भी क्या करेगा, बचा लेगा। तो ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि IG मस्ट बी 1 अपॉन nth पार्ट ऑफ I, हम चाह रहे हैं कि 1 अपॉन nth पार्ट ऑफ करंट जाए, मतलब 10वां हिस्सा जाए या 100वां हिस्सा जाए या 1000वां हिस्सा जाए, ऐसा कुछ अगर हम चाह रहे हैं। इफ़ यू वांट कि द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर मस्ट बी 1 अपॉन n टाइम्स, जाहिर सी बात है 1 अपॉन n टाइम्स करने का मतलब कि अगर 1/n कर रहे हैं तो n टाइम्स से उसके रेंज को भी बढ़ा रहा है, मैं समझा भी चुका था, n टाइम्स से उसको रेंज को भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ऐसे में अगर IG की वैल्यू 1 अपॉन NI यानी I बराबर NIG हो और इसको इसमें हम रिप्लेस कर दें, है ना, इसको हम लोग क्या कर दें, इसमें रिप्लेस कर दें, तो आपको रिप्लेस करने के बाद जो शकल सूरत दिखेगा IG NIG S अपॉन G प्लस S, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। IG दोनों साइड से कट जाएगा, यानी NS अपॉन G प्लस S इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा। तो हाँ, तो NS इक्वल टू G प्लस S, तो NS माइनस S इक्वल टू G, S कॉमन N माइनस 1 S इक्वल टू G, तो S इक्वल टू G अपॉन N माइनस 1। डेरिवेशन नहीं, रिलेशन याद रखें, ये रिलेशन और ये रिलेशन हमने इसको डिराइव कर दिया कि हमको याद डेरिवेशन बनी हुए रिलेशन ज़्यादा हम याद रखते नहीं। तो एक रिलेशन आपके पास ये है, एक रिलेशन आपके पास ये है, करेक्ट है ना, ओके। अब इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी किसी एक पर्टिकुलर रेंज का अमीटर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। एक छोटा सा बात को समझिए कि इफ वन अगर n की 1/50th पार्ट ऑफ द करंट अगर हम चाहते हैं, 1/50th पार्ट ऑफ द करंट चाहते हैं, ठीक है, ओके। और पहले क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 49 ओम हो, तो शंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें रखिए तो जरा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 49 ओम हो और 150th करंट चाह रहे हैं, यानी 50 माइनस 1, तो 49/49 दैट इज 1। यानी अगर आपका गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 49 का ओम का हो और उससे उसके
रेंज को गैल्वेनोमीटर के 50 गुना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि 1/50th पार्ट ऑफ द करंट जो है सो हम चाह रहे हैं कि मात्र उतना ही कर गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाए, यानी कि जो पहले 1 एम्पियर मेज़र कर रहा था वो 50 एम्पियर मेज़र कर सके। अब ऐसे सिचुएशन में हम कर ये सकते हैं कि 1 ओम का रेजिस्टेंस अगर इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर अगर हम लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो आपका 50 एम्पियर मेज़र करने वाला अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में अगर हम ये चाह रहे हैं कि करंट जो है सो 1/50th हो, तो यहाँ से भी ऐसे भी निकाल सकते, इसको भी डायरेक्ट रखेंगे तो फिर उतना ही आएगा। और इसको डिफरेंट साइड से भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि आई की वैल्यू इतना है। चलिए जब न्यूमेरिकल आएगा तो देखिए, छोड़िए अब डिस्कशन छोड़ देते हैं, है ना। इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे तब वहाँ पर हम आपको दिखलाएंगे कि क्या कहानी बनेगी। अब जो आज का लास्ट टॉपिक्स होगा गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये भी जरा सा हम लोग देख ही ले आज, है ना। क्या उसको छोड़ेंगे, इसके साथ ही आज ये यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, है ना। हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं तो गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू voltmeter by connecting a high resistance, वहाँ याद कीजिए लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, वो पैरेलल में जोड़ते थे लेकिन यहाँ इन सीरीज टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब ऐसा करते क्यों, वहाँ पैरेलल क्यों जोड़ दिए, यहाँ सीरीज में क्यों जोड़ दिए, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मेन सर्किट के बीचों बीच आपका अमीटर जोड़ा जाता है, तो पूरा का पूरा करंट अमीटर के थ्रू जाना है ना। पूरा का पूरा क्या होगा, अमीटर के थ्रू जाना है। तो इसमें गैल्वेनोमीटर के पैरेलल गैल्वेनोमीटर है, या गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक ठो शंट को लगा दिए हैं, तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से पैरेलल में शंट लगा दिए हैं, तो मेन पार्ट ऑफ द करंट ऊपर से चला जाएगा और इधर। साथ ही साथ एक बात और है, यहाँ का रेजिस्टेंस इफेक्टिवली 0 हो जाना चाहिए, ताकि जो करंट इसमें पास हो रहा है उसको ये इसका रेजिस्टेंस इफेक्ट ना के बराबर करे। तो होता क्या है कि जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो पैरेलल के कनेक्शन का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। जरा देख लो, 1 अपॉन R1 इसका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से निकाले हुए हैं। तो G इंटू एस अपॉन जी प्लस एस अगर आप लेते हैं तो S काफ़ी छोटा होता है, S अपॉन जी प्लस एस क्या है, G अपॉन जी प्लस एस ऑलमोस्ट 1 होगा। G अपॉन जी प्लस 1 क्या होगा, ऑलमोस्ट 1 होगा, चूंकि S की वैल्यू के, तो ये ऑलमोस्ट S के बराबर आ जाता है, शंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है। और शंट रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा कम लेंगे उतना इसकी रेजिस्टेंस, इस पोर्शन का अमीटर का रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और वो करंट को मेजर प्रॉपरली करेगा। प्रॉपरली करने का मतलब क्या है कि जैसे आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, ये खुद के रेजिस्टेंस के हिसाब से इफेक्टिवली पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, तो करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। गैल्वेनोमीटर करंट को रिड्यूस कर देगा, तो करंट को रिड्यूस कर देगा। हमको पता चला कि पहले से 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा था, और अब जो है सो गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट करेंगे तो 5 एम्पियर मेजर करके बताएगा नहीं, चूंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो वो 4 एम्पियर या 3.5 एम्पियर बताएगा। तब तो हम इस गलतफहमी में रह जाएंगे कि उस सर्किट में पहले कितना करंट था। इस वजह से अमीटर ये बनाने से, शंट लगा देने से
इसके रेजिस्टेंस को डी मिनिमम कर सकते हैं, तो ये थोड़ा बहुत असर डालता है। न्यूमेरिकल जो आएगा, हम लोग अब कल से न्यूमेरिकल ही देखेंगे, और बल्कि इसका पहले हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ये बात समझ में आएगी कि क्या होता है ना। तो ये क्या होगा कि हमारा रेजिस्टेंस इसका मिनिमम होगा, तो मार्जिनली थोड़ा बहुत करंट को रिड्यूस करेगा। तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि सपोज दैट कि 3 एम्पियर करंट था, तो हो सकता है कि 2.9 एम्पियर बताए या 2.8 एम्पियर बताए, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा, यानी कि ऐसे आमीटर में ज़्यादा डिफेक्ट नहीं आएगा। तो इसको यहाँ पैरेलल में शंट को जोड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं वोल्टमीटर की। वोल्टमीटर कनेक्ट किया जाता है इन पैरेलल वोल्टमीटर कनेक्ट किया जाता है। तो पैरेलल कनेक्ट किया जाता है तो इफेक्टिवली ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को रिड्यूस करेगा। पैरेलल कनेक्शन बढ़ाने से किसी भी सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस रिड्यूस करता है, इन सीरीज लगाने से इफेक्टिवली वो बढ़ा देता है। 2 पॉइंट याद रखिएगा, इन सीरीज रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, इन पैरेलल रेजिस्टेंस को घटाएगा। तो जो सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे एमीटर को, उसमें पैरेलल कनेक्शन दिए लो रेजिस्टेंस का, और जो पैरेलल कनेक्ट कर रहे थे वोल्टमीटर को, उसको इन सीरीज हाई रेजिस्टेंस दे दिए, ताकि ये सर्किट इतना हाई रेजिस्टेंस का हो कि ये इसकी रेजिस्टेंस ही इफेक्टिव हो जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे ये रिलेशन बताता है, जब हाई रेजिस्टेंस के साथ लो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन करवाया जाता है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस के बराबर रह जाता है। इसलिए वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को काफ़ी हाई कर लेते हैं, ताकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस लो रेजिस्टेंस जो पहले से था उस सर्किट के अंदर उसी के बराबर रहे। ठीक है, और यही कारण था कि वहाँ जब गैल्वेनोमीटर में हाई रेजिस्टेंस था तो उसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस डाल दिए, ताकि इफेक्टिवली वो लो रेजिस्टेंस के बराबर, यानी शंट रेजिस्टेंस के बराबर उसका रेजिस्टेंस रहे, यानी इफेक्टिवली वो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को नहीं बढ़ा सके। ठीक है, चलिए जितनी बात समझ में आई ठीक है, नहीं समझ में आई तो धीरे धीरे न्यूमेरिकल में हम लोग आएंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन फॉलो अप करिएगा जरूर न्यूमेरिकल को। ठीक है, ओके चलिए। तो ऐसे में अब देखिए क्या होगा। गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर आई तो सेम ही है। सिंपली क्या होगा, सिंपली अगर हम देखें तो V इक्वल टू आई इंटू जी प्लस आर होगा, करंट ये होगा। ठीक है, तो G प्लस आर इक्वल टू V अपॉन आई होगा। तो पैरेलल रेजिस्टेंस R बराबर V अपॉन आई माइनस जी होगा। इसके अलावा इसमें कोई डेरिवेशन नहीं बनता है। ठीक है, अब जरा सा सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर। एक प्रश्न है सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर, हम करंट अमीटर के लिए तो ठीक है, 5 अपॉन आई जो लेते हैं अमीटर के लिए, सेंसिटिविटी अमीटर 5 अपॉन आई है ना, अमीटर के लिए। तो ये आपका NAB अपॉन के होता है। ठीक है, ये अमीटर की बात करें, इसको टॉपिक्स में मत लीजिए। सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर की बात करेंगे तो ये 5 अपॉन वी होगा, 5 अपॉन वी होगा। 5 की वैल्यू पूरा ये रख दीजिए, तो 5 की वैल्यू रख दीजिएगा, तो ये NAB अपॉन के इंटू वी होगा। V का मतलब है अच्छा आज इंटू आई, हाँ चलिए, तो V का मतलब आई आर, NAB आई अपॉन के, V का मतलब आई आर, आई से आई कैंसिल, तो ये NAB और क्या के आर, ये बनता है इसकी सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर। अब इसमें
एक प्रश्न है, एक प्रश्न ये है कि सेंसिटिविटी ऑफ ए अमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। एन बढ़ा देंगे, सेंसिटिविटी ऑफ अमीटर क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि कैन सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स? तो जवाब है नो। क्यों नो है जवाब? कारण कि जब आप n को 2n करेंगे तो सेंसिटिव फाई अपॉन आई जो है वो आपका 2 टाइम्स ऑफ फाई अपॉन आई तो जरूर होगा, लेकिन जब n को 2n करेंगे तो रेजिस्टेंस लेंथ डबल होगा। वायर डबल आप टर्न करेंगे तो लेंथ भी डबल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी 2R। तो n बढ़ेगा तो जितना n बढ़ेगा n डबल तो R भी डबल, n डबल तो R भी डबल। तो ऐसे सिचुएशन में आपका फाई अपॉन भी वोल्टेज सेंसिटिविटी वही का वही रह जाएगा। तो इस प्रश्न बात को याद रखेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके अमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी नहीं बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि उसके वायर का रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। हाँ, और अगर डबल हो गया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है जी। तो ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट के जो टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने अभी देखा। अब इसके बाद हम लोग कल से 2-3 वीडियो हो जाएगा हम लोग का इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल का, और उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो हम लोग आज की वीडियो रहने देते हैं इतना ही।